5 महीने बाद प्लेसमेंट का भूत। मेरे हाथ में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं चुपचाप अकेला अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। आज पहली बार मैं अकेला महसूस कर रहा था। एक-एक करके मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए। पहले काव्या, फिर मेरे दोस्त। एक छोटी-सी गलतफ़हमी ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। हमें आज एक दूसरे से बात किए कई महीने बीत गए थे और इसी बीच दूरियों ने अपनी मजबूत जगह बना ली। अब हम एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। जिस दोस्त के बिना मेरा कोई काम नहीं होता था, आज उनसे नज़रें मिलाए हुए महीनों गुजर गए। मैं भी झुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। बस सैंडी ही हमारे बीच का अब एक मीडिएटर था, जिसने हमें मिलाने की पूरी कोशिश की, पर हमारे एटीट्यूड को वो भी नहीं हिला सका। मैं सैंडी के ज़रिए अपने दोस्तों से टच में रहता था, वो उनकी सारी बातें मुझे बताता। मैं आज भी काव्या के एक फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उसे खोजने में मैं पूरी तरह से नाकाम रहा। वो उस दुनिया से जैसे गायब हो गई थी। मैं आज इस इंटरव्यू में नहीं जाना चाहता था। मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उनके साथ मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर उनकी बकवास बातें सुनना चाहता था। मुझे अपने दोस्तों की ज़रूरत थी। मुझे सूर्य नारायण के श्लोक की ज़रूरत थी, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती। मैं बीटेक की इस भेड़-चाल में नहीं जाना चाहता था। मुझे किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकने थे। मैं हर दिन सुबह से शाम बॉस की डाँट नहीं सुनना चाहता था। पर मेरे घर वालों का प्रेशर दूसरी तरफ था। उनका बेटा बीटेक पूरा करने वाला है, जिसकी आस वो सालों से लगाए बैठे हैं। घर वाले बहुत मेहनत से कॉलेज में पैसा भरते आए हैं। अब उन्हें इस पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब की उम्मीद थी, और जॉब तो लगनी ही चाहिए। नहीं तो हम अपने परिजनों को कैसे बता पाएंगे कि हमने बीटेक किया है, जिसके लिए वो ताना मारने के लिए कई सालों से तैयार बैठे हैं। हमें बीटेक की डिग्री तो मिलने वाली थी, पर उसके साथ फ्यूचर में आंख बंद करके अंधाधुंध भागने का टाइम आ गया था। पापा की भी उम्र हो चुकी थी, और अब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली थी। पर अभी मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैं इस बंधन से पूरी तरह बंध चुका था। ऐसा बंधन जो शायद ही किसी इमोशन में डिसॉल्व हो। मुझे इस जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि इसके बाद घर वालों से पैसे की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने कॉलेज में एडमिशन लेकर 4 साल तो अपनी इज्जत बचा ली, पर अब आगे हमें लोगों के तानों से बचना था। मेरे हाथों में मेरी डिग्री थी, जो अगले कुछ मिनट में मेरे फ्यूचर का फैसला करने वाली थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वो परेशान हॉल में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। कॉलेज में टीसीएस कैंपस प्लेसमेंट के लिए आया था। टीसीएस वेलकम यू का बोर्ड मेरी नज़रों के सामने था, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैंने एक दिन पहले टीसीएस के बारे में कुछ जानकारियाँ बटोरी थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी एक साल की प्रॉफिट 3.4 मिलियन से भी ऊपर है। इसमें 4 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो लोग 46 देशों में अपडेट रहते हैं। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो एक आईटी सर्विस है, इसकी स्थापना 1968 में जेआरडी टाटा ने किया। इसे दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है, और मुझे तो इन 4 लाख कर्मचारियों में बस एक सीट चाहिए थी। पर उसके लिए आज मुझे उनके बॉस को इम्प्रेस करना था, और मेरे साथ वो दोस्त भी नहीं थे, जो मुझे उन्हें इम्प्रेस करने की फिजूल टिप्स बताते या मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई श्लोक सुनाते। मेरे साथ काव्या नहीं थी, जो मेरा हाथ थाम कर कहती कि अनंत, यू कैन डू इट। इस वक्त तो आशी भी मेरे साथ नहीं थी। उसका इंटरव्यू दूसरी बिल्डिंग में चल रहा था। मुझे उसकी ज़रूरत थी।
उसने मुझे इंटरव्यू के बाद मिलने का प्रॉमिस किया। मैं उसके सुबह के भेजे गए मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। ऑल द बेस्ट माई डॉफी, आई विल प्रे फॉर यू। आनंद श्रीवास्तव, गार्ड मेरा नाम पढ़ते हुए चिल्लाया। मैंने अपना हाथ ऊपर किया। मेरी धड़कनें तेज चलने लगी। अगले 15 मिनट मेरी जिंदगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मैंने एक गहरी सांस अंदर ली। मे आई कम इन सर? मैंने गेट पर पहुंचते ही बोला। यस प्लीज़ कम इन, सिट। थैंक यू सर, मैंने चेयर पर बैठते हुए कहा। मेरे सामने टीसीएस के 3 लोगों की पैनल बैठी थी, जिसमें से एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र कुछ 30 के आसपास रही होगी, दिखने में स्मार्ट और हेल्दी था। और उसके दोनों तरफ 2 बुजुर्ग, उनके बाल अपना रंग बदल चुके थे और शरीर की बनावट से उनका कोई मतलब नहीं था। आशिफ अली, बीच में बैठा नौजवान, मिस्टर व्यास चौबे बाईं तरफ और मिस्टर सैलसा उपाध्याय आशिफ अली की दाईं तरफ बैठे हुए थे। मुझे आज नौकरी पाने के लिए इन 3 लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना था। ओके अनंत, फर्स्ट टेल अस अबाउट योर सेल्फ। मिस्टर सैलिस ने मेरी फाइल को निहारते हुए सबसे पहला सवाल किया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको मेरी फाइल में कोई खास रुचि नहीं है। सर, आई एम अनंत श्रीवास्तव, परसुइंग बीटेक विद आईटी ब्रांच एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी। मैंने सबसे ज़्यादा बोली गई इंट्रो को दोहराया। दैट्स इट, चौबे जी ने कड़क आवाज़ में कहा। मैंने उनकी ओर देखा। यस सर, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। शायद उन्हें मेरे बारे में कुछ और खूबियाँ जाननी थी, जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ओके अनंत, आपके परसेंटेज लगातार एवरेज हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे परसेंटेज के लोग आते हैं। सो व्हाट यू वांट टू अबाउट इट? उपाध्याय जी ने सबसे खतरनाक गेंद डाली। मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं उनके आँख में आँख डालकर नहीं कह सकता था कि आप मुझसे अच्छे परसेंटेज वालों को मत लीजिए। ओके, डोंट वरी, हम परसेंटेज को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। उपाध्याय जी ने अपनी गंदी जैसी शक्ल पर मुस्कान बिखेरी। बट व्हाई यू वांट टू जॉइन टीसीएस? सर, बिकॉज आई वांट टू वर्क इन योर कंपनी एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड आई एम श्योर विल आई गिव माई बेस्ट। चौबे जी ठहाका मारकर बीच में हंस पड़े। डियर, यहाँ सब यही कहते हैं। आपकी बातें हमें कन्विंसिंग नहीं लगी। मैं चुपचाप बैठा अपनी बेइज्जती पर अपने आप को कोसने लगा। मैंने बीच में बैठे आसिफ की ओर देखा। मैं उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा था, जो इंटरव्यू की शुरुआत से ही मुझ पर नज़रें गड़ाए थे। हाउ यू इवन नो अबाउट टीसीएस? चौबे जी ने मेरी बेइज्जती में कोई कसर न छोड़ते हुए कहा। मैंने आसिफ की ओर देखा, एक गहरी सांस ली, महादेव का नाम लिया, क्योंकि अब मैं सच में चौबे जी को अपने दिल की बात बताने जा रहा था। सर, ऑनेस्टली आई डोंट मच अबाउट टीसीएस. I want to join TCS just because I need a job at this time for my parents and for survive in this blind place. I don't have any parameter to join TCS. I want to work in your company, whatever position, income, work you want to give. I don't care. मैंने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। तीनों मुझे ऐसे घूरने लगे मानो मैंने उनकी कंपनी खरीद ली हो। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही साफ तरीके से उन्हें अपने बारे में बता दिया। चौबे जी एक बार फिर ठहाका मारकर हंस पड़े, मेरी फाइल को बंद कर दिया और वापस आसिफ अली की ओर बढ़ा दिया। मेरा हो गया। आपको कुछ पूछना है सर? आसिफ अली से पूछा। आसिफ अली के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो मेरी बेइज्जती की थी। शायद वो मुझ जैसे बहुत से लड़के को झेल चुके होंगे। ओके अनंत, डोंट वरी, यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? उन्होंने मेरी फाइल बंद कर दी।
अब मेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सच शायद मुझे सुनाने और उन्हें सुनने में अच्छी न लगे, पर सच तो सच ही होता है। सर, मैं घर का एक इकलौता लड़का हूँ। 2 बहनें हैं। बचपन से घर वालों ने मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया। हमेशा कोशिश की कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूँ। हाँ, मैंने 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई भी की। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता। सबको लगा आगे चलकर बड़ा नाम करेगा। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं किस चीज़ में नाम करना चाहता हूँ। अभी मैं दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि लोगों ने एक बड़ी रेस में भेज दिया। मैं दौड़ने को तैयार भी नहीं था, पर दौड़ना था, बिना रुके, बिना कुछ सोचे। 2 ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। सोचा इंजीनियरिंग कर लूँ। अब एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी 2 ऑप्शन थे, आईआईटी या एआईट्रिपल ई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, जिसे हमारे देश का हर स्टूडेंट क्वालिफाई करना चाहता था। एक अच्छी पैकेज पाने और अच्छा इंजीनियर बनने का इकलौता रास्ता। कोचिंग के सफल स्टूडेंट की फ़ोटो पेपर में देखकर लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आखिर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जो होता है। फाइनली भीड़ के साथ मैंने भी कोटा में एडमिशन ले लिया। यूपी बोर्ड में पढ़ने की वजह से 4 महीने तो इंग्लिश समझने में लग गए। अदिश शदिश की जगह वेक्टर और स्केलर होने लगा। तब तक लोग इस रेस में आगे पहुंच चुके थे, और फिर इस बड़ी लड़ाई के बाद रिजल्ट ने मेरी औकात मुझे दिखा दी। मैं आईआईटी की रेस से बहुत बाहर फेंका जा चुका था, और मेरी तरह न जाने कितने थे। पर यहाँ भी उसके बाद ऑप्शन थे। हमारे देश में इंजीनियर बनने का सपना दिखाने वाले बहुत से कॉलेज थे, जो 100% जॉब दिलाने की बातें कह रहे थे। मैंने भी कॉलेज के बारे में छानबीन करना शुरू किया। मुझे अपनी इज्जत जो बचानी थी। हर कॉलेज हमें हर तरह की सुविधा दे रहा था, प्लेसमेंट, हॉस्टल, वाईफाई, मेस, सब कुछ। मैं लोगों की ताने नहीं सुनना चाहता था, और मैंने इन सब बेइज्जती से बचने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन थे, एमटेक आईआईटी से या फिर एमबीए कैट से। और आज मैं आपके सामने हूँ, एक एवरेज परसेंटेज बॉय। मैंने देखा आसिफ अली के चेहरे पर वो मुस्कान बरकरार थी। वो मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बाकी दोनों बुजुर्ग मेरी सच्चाई जानकर मुझे हीन भावना से देखने लगे, जैसे मैं कोई इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट के बाद बचा हुआ अवशेष हूँ। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आसिफ अली ने पूछा। सर कुछ नहीं, बस कोई अच्छी सी जॉब, फिर वही स्ट्रगल, शादी, बच्चे, परिवार, और हाँ, इंजीनियर बनने का टैग। आसिफ अली हंस पड़े, एक गहरी सांस ली। सब कुछ सच बताने के बाद मेरा भी डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। सच बोलने के बाद दिल हल्का हो जाता है। अच्छा अनंत, अगर एक पल को मैं आपसे कहूँ कि हम आपको पूरी तरह से फ्री कर रहे हैं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी प्रेशर और एनी एक्सेप्टेशन, सो हाई यू लाइक टू डू। सर, आई लाइक राइटिंग। मुझे कहानियाँ लिखना पसंद है। मुझे अपने सपने बताने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कैसी भी हो, किसी की भी हो, हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होता है। हर खुशियों की कहानी होती है, हर आंसू की कहानी होती है। कोई किसी को अपनी ज़िंदगी मान बैठा है, और किसी को उसकी खबर भी नहीं है। कोई परिवार की खुशियों के लिए जी रहा है, तो कोई उन खुशियों को पैसे में तौल रहा है। सबकी अपनी अपनी कहानी है। मैं बस ऐसी ही कहानी लिखना चाहता हूँ। आपके साथ भी कोई कहानी है, जिसके लेखक आप खुद हैं। हर कहानी में कोई न कोई नायिका होती है, कुछ जान देने वाले दोस्त होते हैं। हर कहानी में कुछ गजब के मोड़ भी आते हैं। एक अच्छे एंडिंग की तलाश में हर व्यक्ति अपनी कहानी को जी रहा है। मैं बस उन्हें शब्दों की शक्ल देना चाहता हूँ। बस यही मेरी कहानी है। मैंने अपनी बात खत्म की। दोनों बुजुर्ग मेरी कहानी को सुनकर हैरान थे। मैंने आसिफ अली की ओर देखा।
उन्होंने गहरी सांस ली। हम्म, अनंत, यू स्टिल हैव द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन डू इट, मुस्कुराते हुए कहा। वैसे, नाइस टू मीट यू, वी विल मीट अगेन। आसिफ अली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसका मतलब था मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। मैंने बारी बारी से तीनों से हाथ मिलाया। तो आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको अगला वीडियो ज़रूर सुनना होगा। उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। फ़िलहाल के लिए अलविदा।